हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा मार्केट के ऊपर और मार्केट से पहले कुछ पर्सनल बातें आपके साथ हो जाएं। तो देखिएगा, काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं आपके साथ अपने स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी चक्राता से जो है मैं आपके साथ रिपोर्टिंग कर रहा था। तो जो चक्राता से अभी पिछले 15 दिन के दौरान जो भी सेशंस रहे, तो वहाँ पे जो मेरी प्रेजेंस थी जनरली यूट्यूब के ऊपर, वो थोड़ी सी आपको कम होती हुई नज़र आई होगी। लेकिन अब आप देखिएगा कि अब हम जो है इस अगले 15 दिनों के दौरान हमारी अल्फ़ा वीडियोस भी देखिएगा। इसके अलावा जो रिजल्ट एनालिसिस हैं उनके साथ भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और इसके अलावा जो है बेबाक राय जो है मैं आपको जोमेटो के आईपीओ के बारे में भी देता हुआ नज़र आऊँगा। तो यहाँ पर आज की जो चर्चा हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जो है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि सर कैसा वेदर था वहाँ पे। तो वेदर बहुत ही बढ़िया था, लोग काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे, मैं ये भी आपको बताऊँगा। लोगों का काफ़ी सपोर्ट जो है वहाँ पे मिला भी, और काफ़ी सहयोग करने वाले लोग हैं। और इसके अलावा जो है वहाँ पर हम एक राइटर से भी मिले, और वो राइटर जो है उस पूरे रीजन के बारे में, जिसको जौनसार बाबर एरिया जो है बोलते हैं, जो चक्राता जिस रीजन में आता है, उसके बारे में उनको काफ़ी अच्छी जानकारी थी। और उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिख रखी है, वो पुस्तक भी हमने उनसे खरीदी। और उसके बाद उस पुस्तक का भी अध्ययन कर रहा था मैं, तो वहाँ से भी एक अच्छी जानकारी जो है मुझे मिली। और पूरा जो ट्रिप था वो काफ़ी बढ़िया रहा। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या वो रीजन आपके आसपास पड़ता है, तो देहरादून से करीबन 95 किलोमीटर जो है ऊपर हिल के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन जो हिल स्टेशन है, छोटा है, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर है। बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि मेरे जो फोरम है, जो कम्युनिटी पोस्ट है, उस पर मैंने जो है उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो आपके साथ शेयर कर रखी है, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई व्यक्तिगत बातें। अब बात करते हैं जोमेटो के बारे में, जोमेटो का आईपीओ। देखिए जी, जोमेटो के आईपीओ के बारे में मैं एक ही बात आपको बोलूँगा बड़े स्पष्ट रूप से, डिसीजन के रूप में कि क्या लेना है वो मैं भी आपको बता दूंगा मेरा डिसीजन क्या है। देखिएगा, सबसे पहली बात, जोमेटो का जो बिज़नेस है, वो इनका जो शेयर है वो ग्रोफर्स के अंदर भी इन्होंने ऐड किया है। तो अभी हम खाली जोमेटो की बात करते हैं। तो जोमेटो जिस तरीके का बिज़नेस करता है जनरली फूड डिलीवरी बिज़नेस के अंदर, और हो सकता है कि आगे चल के बाकी जो डिलीवरी बिजनेस हैं उसके अंदर भी ऐड करें। तो ये जो प्रेजेंस है वो इस कंपनी की काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। हालांकि आगे चल के कस्टमर से भी ये प्रॉफिट अर्न करेंगे, और जिनका सामान ये बेचते हैं अपने मॉडल के तहत, तो उनसे भी रिकवरी करेंगे। बट इस पूरे सेगमेंट के अंदर अभी भी जो है केवल और केवल इन्होंने जो एक्विजिशंस किया है वो क्लाइंट एक्विजिशन किया है, यानी कि कस्टमर्स का एक्विजिशन किया है। आगे चल के वो प्रॉफिट में बदलता हुआ आपको नज़र आ सकता है। लेकिन सेम टाइम पर अगर हम इसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस करें, तो मार्केट के अंदर अगर आप इस सेगमेंट में देखें तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। इतनी बड़ी जो बेस है वो किसी के पास नहीं, और जो डेटा बेस इनके पास है, डेटा जो है आज के आईटी के युग में जो है किंग है, जिसके पास डेटा है वो उसकी जो है बाजार सुनता है। तो अल्टीमेटली डेटा इनके पास बहुत है, लेकिन अभी प्रॉफिट ये नहीं कमा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, और जिस तरीके की इन्होंने प्रेजेंस दिखाई है। वीकनेस क्या है? वीकनेस यही है कि कंपनी प्रॉफिट में है नहीं। आगे प्रॉफिट कमाएगी नहीं कमाएगी हमें नहीं पता, लेकिन आज की डेट में बाज़ार के अंदर भाई साहब सट्टा चल रहा है, तो सट्टे में आप भी जो है खेल सकते हैं। तो वीकनेस यही है कि अभी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? इंडिया जैसी कंट्री के अंदर देखिएगा, खाने वाले जो लोग हैं और बाकी जो सामान है जो आप अपने घर पर डिलीवरी चाहते हैं, उसमें जो है अपार संभावना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं। थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स ये हैं कि कभी भी टाटा, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे दिग्गज प्लेयर जिनको कैपिटल की कोई कमी नहीं है, वो अगर इस सेगमेंट में प्रॉफिट नज़र आता हुआ आएगा, तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी आ सकते हैं। यानी कि जो थ्रेट्स है वो इस बिज़नेस में एक सबसे ख़ास बात है कि कोई भी बड़ा प्लेयर इंडिया का इस सेगमेंट में एंट्री कर सकता है। हालांकि इतना बड़ा मार्केट शेयर जो है, जो जितना भी जोमेटो के पास है, उतना एक्वायर करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एंट्री बैरियर्स नहीं है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। तो मुझे कुल मिला के ये आईपीओ ऐसा लगता है कि आईपीओ में आपको आईपीओ लगाना तो चाहिए, लेकिन इस नज़रिए से कि आप उसमें सट्टा खेल रहे हैं। तो सट्टा शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। सट्टा शॉर्ट टर्म का है तो आप 1, 2, 4, 5 लोड जो है वो लगा लीजिएगा, वो आए लिस्टिंग गेन लीजिएगा, बाहर हो जाइएगा। इन्वेस्टमेंट पे मुझे अभी राय नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी इसमें जो वैल्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हैं। मुझे वैल्यूशन जस्टिफाई नहीं लगती, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। हालांकि सिमिलर स्पेस में मैंने बर्गर किंग्स के बारे में कहा था कि बर्गर किंग्स में बेशक से वो लॉस में है, लेकिन उस बिज़नेस मॉडल में भी अपार संभावना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ अपना है। और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जोमेटो में जो वो इंटेंजिबल्स टाइप्स के राइट्स हैं, वैल्यूशंस काफ़ी स्ट्रेच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हवा चल रही है सट्टे का मतलब जुए का काम जब चल रहा है, तो सट्टा जो है जुए से मिलता जुलता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें ऐसा लगता है कि अगर बाज़ार ऊपर रहेगा तो लिस्टिंग में 20-25-30% जो गेन आए उसको लेके आप बाहर हो सकते हो, या फिर जिस तरीके से ट्रेड चल रहे हो उस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोड तो मैं नहीं लगाना चाहूँगा इसके अंदर। रीज़न सिंपल सा है कि अगर मार्केट में किसी भी तरीके की करेक्शन आए तो इस तरीके के शेयर्स हवाई हो जाते हैं, प्रॉफिट है नहीं बैलेंस शीट के अंदर। और केवल जो प्रमोटर्स हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, या जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो पैसा लगाया उसके दम पर इस शेयर्स के अंदर जो है एक इमेज क्रिएट की गई है। और इमेज जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उसको ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बिजनेस मॉडल से बारे में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स जो हैं वो सब मैंने बता दिए। मैंने अपनी राय भी जो है आपको जोमेटो के बारे में व्यक्त कर दी। तो जोमेटो पे आप बहुत सारे जो व्यूअर्स हमारे सवाल पूछ रहे थे कि सर डिटेल एनालिसिस, तो उसके डिटेल एनालिसिस के अंदर अगर मुझे समय लगेगा तो मैं वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन मोस्टली जो है उसके ऊपर टॉपिक्स पे वीडियो जो हैं यूट्यूब पर आपको काफ़ी मिल जाएंगी, जो बाकी डिटेल्स हैं उनके लिए। लेकिन जिस तरीके की राय आपको चाहिए थी वो मैंने आपको एनालिसिस के रूप में आपको दे दी है। तो जोमेटो की बात हो गई, अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में क्या आउटलुक है? मार्केट का आउटलुक बड़ा सिंपल सा है। मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अमेरिका के बाज़ार आज काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। परसों भी तेज़ी के साथ थे, एशियन मार्केट भी तेज़ थे, लेकिन इंडिया ने आज वो तेज़ी दिखाई तो सही लेकिन गंवा दी। तो जो तेज़ी गंवाई वो ये इंडिकेट कर रही है कि ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर है। और सेलिंग प्रेशर इसलिए है क्योंकि मार्केट रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहता है। तो जो भी मेजर रिजल्ट्स हैं, देखिएगा जो IT रिलेटेड हैं, जो बढ़िया रिजल्ट्स हैं, वो सब अभी आपको 2-4 दिन में मिल जाएंगे, इस हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन जिन रिजल्ट्स का इंतज़ार है वो अगले हफ्ते आने वाले हैं। तो इस एक्सपायरी तक मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने निफ्टी के अंदर 15,550 या और थोड़ा ब्रॉडली बोलूँ तो 15,600 और 15,800 के बीच में ही जो है सारी सौदे बना रखे हैं। तो कोई भी बहुत बड़ा मूव जो है मुझे नहीं लगता आज का ट्रेड देखने के बाद। तो जब रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट के हिसाब से बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी देखिएगा जो सिंगापुर निफ्टी है वो करीबन 70-80 पॉइंट जो है प्लस जो है ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यूएस के मार्केट तेज हैं। तो उसके हिसाब से तो हो सकता है कि कल भी ऊपर मार्केट खुले और सेल ऑन राइज जो है दोबारा से आज एक स्ट्रेटेजी जो है दोबारा से फुल वो होती हुई नजर आए। और ये मुझे लगता है कि अभी रेंज में ही बाजार रहने वाला है। ब्रॉडली जो है 15,600 से 15,800 को आप थोड़ा सा ब्रॉड में ले जाएंगे तो 15,900, ऊपर की रेजिस्टेंस है नीचे की तरफ ले जाएंगे तो 15,500। अगर मीडियम रेंज में आप देखेंगे, मीडियम टू शॉर्ट रेंज में, तो 15,600 से 15,800 की रेंज जो है इस वीकली एक्सपायरी तक मुझे जो है नज़र आती है। आज की कैंडल रेड बनी है, लेकिन इसमें देखिएगा सबसे खास बात ये कि इस रेड कैंडल में भी ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात क्यों नहीं है? क्योंकि देखिएगा वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं थे जिसकी वजह से जो है डरा जाए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ यही चर्चा करना चाहूँगा कि ये डरने की बात तो नहीं है, लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि इस कैंडल के अंदर ये रीज़न जो है सपोर्ट का रीज़न है। ये देखिएगा कितनी सारी कैंडल्स है, तो ये पूरा रीज़न सपोर्ट का है। तो यहाँ पे अब सपोर्ट पे आ गया तो कल बाउंस बैक करेगा, ऊपर जाएगा तो परसों फिर नीचे आ सकता है। तो ये पूरे रेंज के बाहर जब या तो ऊपर की तरफ निकले, अगर नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये 15,500 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक नहीं होती जब तक बाजार देखिएगा इस पूरे दायरे में रहता है। और मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल रेंज इस एक्सपायरी की 15,500 से 15,800, ब्रॉडर रेंज देखेंगे तो 15,500 से 15,900, इसी के बीच में जो है इस एक्सपायरी तक यानी कि थर्सडे तक बाजार रहने की जो है संभावना है। ICICI बैंक को आज देखिएगा खींचा गया और मुझे उम्मीद थी कि आज HDFC बैंक जो है कमाल करेगा, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से गिर रहा था। तो हो सकता है कि कल इसमें पुल बैक आए और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को भी जो है मैनेज करने में काम आए। ICICI बैंक में देखिएगा बुल्स ने आज दम दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुल मिला के 2 पॉइंट्स का ही कंट्रीब्यूशन निफ्टी में दे पाए। रिलायंस के अंदर देखिएगा 2100 के लेवल पर देखिएगा रेजिस्टेंस है
और जैसे 2100 के पार जाएगा तो हो सकता है कि इसमें भी आपको स्ट्रेंथ देखने के लिए मिले। JSW स्टील, ग्रासिम, अल्ट्राटेक तो ज़्यादा दम था नहीं, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और एडवांस देखिएगा शाम होते होते घट गए, डिक्लाइन शाम होते होते बढ़ गए, तो ये भी अच्छा जो है इंडिकेशन नहीं है। लेकिन देखिएगा बाजार अभी रेंज में है, तो अल्टीमेटली इसलिए आपको ये भी पता होगा कि जो ऑप्शंस की प्रीमियम वो काफ़ी कम है। विक्स भी जो है 12% और 12 और 13 पॉइंट्स के बीच में जो है ट्रेड कर रहा है, तो ये भी आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि वोलेटिलिटी कम है। तो एक बड़ी वोलेटिलिटी शायद ऐसे लेवल्स के ऊपर बनती है जब विकसित इतने नीचे के लेवल पर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट रिजल्ट का इंतजार करेगी, और रिजल्ट देखिएगा अगले सोमवार से आपको बहुत जो है कंपनीज़ के रिजल्ट्स मिलेंगे, और वहाँ पर आपको एक भयंकर वोलेटिलिटी जो है देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके से देखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट्स, ग्रासिम, JSW स्टील, श्री सीमेंट, SBI लाइफ, टाटा कंज्यूमर, ICICI बैंक, यहाँ पर थी तेजी। तो ब्रॉडरली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर शेयर्स तेजी के अंदर काम कर रहे थे आज इंडेक्स में। अदानी पोर्ट, भारत पेट्रोलियम, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ये जो शेयर्स थे जिनमें आपको कमजोरी देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक देखिए आज 35,394 करीबन 400 तक ही इसने लगा दिए थे, और वहाँ से करीबन 200 पॉइंट जो है स्लिप कर गया, नीचे भी गया तो वहाँ से बाउंस कर गया। तो ये जो रेंज वाली मार्केट है ये प्ले हो रही है, और ऑप्शंस के हालांकि प्रीमियम तो कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग स्ट्रैडल के साथ जो है काम कर रहे हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं अभी भी निफ्टी के अंदर। तो जो भी 35,200 के आसपास के जिनके स्ट्रैडल्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा जिनके स्ट्रैंगल्स हैं, दूर की पुट और दूर की कॉल्स बेची हुई हैं, वो भी शायद अच्छा पैसा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो और ये स्ट्रेटेजी अभी नहीं है, पिछले 2-3 हफ्तों से ऐसा ही चल रहा है कि जो भी दूर की पुट और दूर की कॉल बेचकर जो पी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं उनके पैसे बन रहे हैं, और इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट खरीदने वाले भी जो है कोई अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे हैं। अगर कुछ 1 या 2 एपिसोड को छोड़ दें तो मैं बेसिकली कम प्रीमियम होने के बावजूद भी जो सेलर्स हैं इंडेक्स के, ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो अभी अच्छा पैसा बना रहे हैं। अगर एक वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो इंडेक्स के जो सेलर्स हैं यानी कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं किसी भी तरफ अगर कोई बड़ी वोलेटिलिटी आती है। तो क्योंकि ऑप्शन से प्रीमियम तो ज़्यादा मिले नहीं है, और वोलेटिलिटी बढ़ती है, एक तो वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम बढ़ जाएंगे, और एक दूसरा जो अभी पोजीशंस आउट ऑफ द मनी है वो एकदम इन द मनी हो सकती है। इसी तरीके से देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर, तो निफ्टी बैंक के अंदर जो पूरा अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये ट्रेंड इस तरीके से, लेकिन ऊपर के लेवल्स जो है रेजिस्टेंस के हैं, तो जैसे ही बाजार ऊपर जाता है नीचे की तरफ फिर वो रुक करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो ऊपर सेल ऑन राइज जो है मार्केट अभी चल रही है, जब तक कि जो पुराने हाइज हैं उनको नहीं निकालती है। तो जब तक 15,900 नहीं निकलता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो अब तक जो है तेज़ी नहीं रह सकती। जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला भी था कि जब 15,870 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी तो मैंने कहा था आपको कि शायद अभी ये जो क्लोजिंग के ऊपर आपको बाजार खुलता हुआ नजर आया और एक अच्छी क्लोजिंग दे दे, लेकिन उस दिन जो है इंटरनेशनल सपोर्ट मिला नहीं, और जिसकी वजह से ये नीचे आ गया बाजार। और अब देखिएगा सेल ऑन राइज मार्केट आपको नज़र आ रही है। आज देखिएगा 115 पॉइंट का ICICI बैंक ने कंट्रीब्यूट किया, तो 180 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक ने कर दिया, तो जिसकी वजह से आपको आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आई। फेडरल बैंक देखिएगा लगातार तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ अपने रेजिस्टेंस लेवल 90 रुपये के आसपास पहुँच गया। अगर 90 रुपये से ऊपर अगर ये तोड़कर 1 या 2 दिन क्लोज देता है तो शायद फिर 105-110 रुपये की तरफ भी फेडरल बैंक मूव कर सकता है। इसके अलावा ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, ये सब तेज़ी के साथ थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में थोड़ी कमजोरी थी, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक। और HDFC बैंक सरप्राइज कर रहा है। और HDFC बैंक क्यों टूट रहा है, ये सबसे खास बात है, क्यों टूट रहा है HDFC बैंक, तो ये मैं कभी डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन एक रीज़न आपको साफ साफ नज़र आएगा कि जो क्रेडिट कार्ड डिवीज़न है उसके ऊपर जो RBI ने बैन लगाया उसकी वजह से आपको क्रेडिट लोन ग्रोथ बुक जो है आपको उसके अंदर धीमापन जो है नज़र आएगा। और उसके अलावा जो है अभी सभी के सभी जो एनालिसिस्ट हैं वो इस बात पे नज़र लगाए हुए हैं कि HDFC बैंक के रिजल्ट्स के अंदर असेट्स क्वालिटी कैसी है निकल कर आती है, क्योंकि HDFC बैंक की अगर असेट्स क्वालिटी ख़राब होती है तो फिर अंदाज़ा लगेगा कि जो बाकी बैंक हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो HDFC बैंक के रिजल्ट इसी हफ्ते सैटरडे के सेशन में आएंगे, तो अब जब सैटरडे को बाजार बंद रहेंगे तो मंडे पर उसका जो है रिएक्ट होता हुआ नजर आएगा। और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद ही बैंक निफ्टी के अंदर एक वोलेटिलिटी तैयार होगी। तो जो भी फ्राइडे के अंदर जो भी बाजार होंगे, तो मुझे लगता है कि फ्राइडे के सेशन में जो भी स्ट्रैडल जो बेचते हुए नज़र आएंगे वो शायद फंस सकते हैं मंडे को।
तो शायद फ्राइडे के दिन हालांकि हम चर्चा करेंगे, देखेंगे उस समय HDFC बैंक कहाँ रहता है, तो उस समय पर मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस के बायर हैं वो शायद प्रॉफिट कमाए सोमवार को। तो ऑप्शंस में किस तरीके के सौदे उस समय पर बन सकते हैं, तब तक मैं आपके साथ फ्राइडे के सेशन में वो चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। पुट कॉल रेशो 0.56, 0.91 फाइनेंशियल निफ्टी और 0.65। तो अगर इसको देखेंगे तो ये तो ओपन इंटरेस्ट पर, वॉल्यूम के बेस पे देखें तो 0.9 और 1। तो ये अभी इंडिकेट क्या कर रही हैं, इंडिकेट तो ये कह रही हैं कि एक पुल बैक बनना चाहिए, बाजार इन रेशोज़ के निम्नतम स्तर पे है। FIs लगातार बेच रहे हैं, DIs ने आज फिर खरीदारी कर ली। FIs जो भी बेच रहे हैं तो हो सकता है कि कल आपको FIs खरीदते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि डाउ जोन्स के डेटा अच्छे हैं। तो FIs जिस दिन खरीदते हैं उस दिन अगर DIs भी खरीदते हैं तो बाजार में एक ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शंस में जिस तरीके से ट्रेड अभी बनाए हुए हैं, तो ऑप्शंस के जो बायर और सेलर्स हैं वो शायद अभी इस हफ्ते बाजार को रेंज से बाहर नहीं ले जाना चाहते हैं। इंडेक्स के अंदर देखिएगा बाइंग किया तो इसका मतलब एक हेजिंग है, बाइंग कर रही है यहाँ पे। तो जनरली इंडेक्स में बाइंग हेजिंग होती है, लेकिन इंडेक्स में पहले काफ़ी अच्छे सेलिंग भी कर चुके हैं पिछले हफ्ते के दौरान। तो उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी FIs ना तो बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट है, ना बहुत एग्रेसिवली जो है वो लॉन्ग करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि FIs भी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट के डेटा निफ्टी के ऊपर तो देखिएगा 15,800 पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखे गए, ये जो है अपर रेंज अभी बनती हुई नजर आ रही है। 15,700 पे देखिएगा 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घट गया, तो 15,600 पे घट गया 15,500 पे। तो ये जो है ब्रॉडर बेस जो है यहाँ बन रहा है। 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 15,500 की पुट पर, लेकिन 15,800 पर 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये क्या बता रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स यही बता रहे हैं कि 15,800 भी जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 15,500 और 15,600 ये दोनों मेन जो है सपोर्ट का काम करेंगी। तो 15,600 पे देखिएगा 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो रेंज मैंने आपको बताई 15,700 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये जो रेंज है अभी तो नैरो जो है आज के हिसाब से, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होगी, तो 15,700 15,800 इसके बीच में जो है बाजार चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और शायद मुझे लगता है कि इस हफ्ते की एक्सपायरी 15,600 और 15,800 के बीच होती हुई आपको नज़र आए। इंडेक्स ऑप्शंस बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में 60,000 कॉन्ट्रैक्ट 35,000 की पुट में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है ये तो बेस हो गया। 35,500 में 57,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई। तो इसका मतलब होता है कि इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है वो भी 35,000 और 35,500 के बीच में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है देखिएगा पुट में भी राइट किए गए हैं, और यहाँ 35,500 की कॉल में भी राइट किए गए 9,000 कॉन्ट्रैक्ट, और फिर 34,500 35,300 35,400 सभी जगह लिखे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो बेस है 35,200 की, हालांकि पुट में भी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। तो यहाँ पे ये रेंज बताती है कि 35,000 से 35,500 शायद अभी इसी रेंज के अंदर बाजार जो है आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आए। इसके अलावा देखिएगा रिजल्ट के ऊपर आप विशेष ध्यान रखिएगा, बाजार रिजल्ट के ऊपर रिएक्ट करने वाला है। आप अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, एक बार निकल सकते हैं। मैंने आपके साथ इसी फोरम के ऊपर 750 रुपये के भाव पे मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स के बारे में चर्चा की थी। मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स पर बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारा सवाल पूछना चाहते हैं कि सर आपकी क्या राय है। तो देखिएगा, मुझे लगता है कि अभी 1050 के आसपास आज मोतीलाल ओसवाल ने सुबह मॉर्निंग सेशन में टच किया था 1048 पे, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मुझे लगता है कि 1000 रुपये के ऊपर एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है स्मार्ट इन्वेस्टर्स को कर लेनी चाहिए, और 25% से लेकर 50% तक का जो अपना माल है मोतीलाल ओसवाल के अंदर ढीला कर लेना चाहिए, क्योंकि जो 250 रुपये की जो तेज़ी आई है वो पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान आई है। तो इस समय पर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेट किया होगा 750 रुपये के आसपास से, तो वो भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने चर्चा की थी वो यहाँ पे सार्थक होती हुई नज़र आई, और यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। सेम चीज़ जो है, सेम शेयर्स हमने अल्फा मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया था, सेम व्यू रखा था जो आपके साथ शेयर किया था, सेम डे के अंदर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा देखिएगा हमने एक और चर्चा की थी उन्हीं दिनों में कावेरी सीड्स के ऊपर। मॉनसून अभी देखिएगा अगले चरण के अंदर शायद अभी नॉर्थ इंडिया को लेता हुआ अपनी चपेट में आता हुआ नज़र आए, तो हो सकता है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी बारिश के जो है आसार आपको देखने के लिए मिले। और अगर मानसून अच्छा रहता है तो फिर देखिएगा जो कावेरी सीड्स जैसी जो कंपनियां हैं या बीज में और जो कंपनी हमने आपके साथ डिस्कस की है, तो कावेरी सीड्स भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। वैल्यूशंस जो है स्ट्रेच नहीं है कावेरी सीड्स के, तो जिस तरीके से ये शेयर्स हमने 1-2 दिन के दरमियान ही जो है चर्चा की थी,
तो मुझे लगता है कि कावेरी सीड्स भी आपको एक अच्छी रिटर्न्स जो है दे सकता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही चर्चा करें। तो आज की चर्चा के अंदर मैंने आपके साथ जोमेटो की बात की, बाजार की बात की, चक्राता की बात की, कावेरी सीड्स की बात की, मोतीलाल ओसवाल की बात की। अब इन्हीं इस चर्चा के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगे जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।